हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक जो है 12th क्लास यूनिट नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर नंबर 1। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा ट्रांसफ़र असेंबली ऑफ जीन। मीन्स जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए किस तरह से असेंबली का सेटअप किया जाता है। लास्ट लेक्चर जो था वो हमारा था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हमने डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करवाया था। अब अगर डीएनए की फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करवा लिया तो उसके बाद हम किस तरीके से उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो असेंबली किस तरह से सेटअप होती है हमारी। ट्रांसफ़र असेंबली किस तरह से हम जीन को ट्रांसफ़र करके और एक लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं बच्चों। देखो किस तरह से हमने यहाँ पर एक अपना इंस्ट्रूमेंट लिया है। यहाँ पर हमारा एक ग्लास ब्लॉक है, ग्लास ब्लॉक, जिसमें हमने एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ किया है। ये है हमारा फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर को इसके ऊपर पूरी तरह से कवर कर देंगे। इधर हमने बफर सॉल्यूशन डाला, इधर हमने बफर सॉल्यूशन डाला। सिर्फ जो ये फ़िल्टर पेपर है उसके दोनों तरफ से जो कॉर्नर हैं वो डिप होने चाहिए बफर सॉल्यूशन में। फिर हमने यहाँ पे क्या किया बच्चों, एक लेयर बनाई पूरी एगरोस जेल की, जिसके साथ डीएनए की फ्रेगमेंट को भी ले रखा है। ये एगरोस जेल एगरोस जेल की लेयर है जिसके साथ डीएनए की फ्रेगमेंट को भी ले रखा है, डीएनए फ्रेगमेंट। इसके ऊपर बच्चों एक और हमने लेयर बनाई है। ये लेयर है हमारी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन की। इस मेम्ब्रेन का काम होता है डीएनए की फ्रेगमेंट को एक लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखना। डीएनए की फ्रेगमेंट को एक लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करके रखना। इसके ऊपर बच्चों हम लेयर बना देंगे फ़िल्टर पेपर की। अगेन यहाँ पे क्या यूज़ किया, फ़िल्टर पेपर, फ़िल्टर पेपर। और उसके ऊपर फ़िल्टर पेपर के ऊपर हमने यहाँ पे कुछ वेट रख दिया। वेट कितना भी हो सकता है, 250 ग्राम, 300, 500 तक वेट जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब जैसे वेट रखेंगे तो बीच में जो ये थोड़ा बहुत गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है, ये सारी की सारी लेयर एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। हम ऑब्जर्व करेंगे बच्चों जो यहाँ पे ये बफर सॉल्यूशन हमने ले रखा है और जिस बफर सॉल्यूशन के अंदर जो हमने फ़िल्टर पेपर के कॉर्नर को डिप किया, तो फ़िल्टर पेपर की हेल्प से ये आगे की तरफ एब्जॉर्ब हो करके ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ कहाँ पर चला गया, ये एगरोस जेल वाली लेयर पे। एगरोस जेल जो है उसके साथ इसकी एफिनिटी नहीं है बाइंड अप होने की, बट डीएनए के फ्रेगमेंट के साथ इसकी ज़्यादा एफिनिटी है। अब डीएनए के फ्रेगमेंट को ये अपने साथ एब्जॉर्ब करके ऊपर की लेयर के पास ले गया। ऊपर लेयर कौन सी है, नाइट्रो मेम्ब्रेन बोल दो, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन बोल दो। ये मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रिजर्वेशन की पावर ज़्यादा होती है। एक लंबे टाइम के लिए ये डीएनए के फ्रेगमेंट को प्रिजर्व करके रख सकती है। तो यहाँ पर इस मेम्ब्रेन तक बफर जो है वो डीएनए के फ्रेगमेंट के साथ आ गया। यहाँ के ऊपर क्या है, फ़िल्टर पेपर। फिर से फ़िल्टर पेपर जो है उसने यहाँ पर जो बफर था उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और सिर्फ डीएनए की फ्रेगमेंट कहाँ बच गई, इस मेम्ब्रेन में, जो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन है हमारी, यहाँ पर बच गई। और सारा बफर जो है वो कहाँ आ गया, इस फ़िल्टर पेपर में। अब हम क्या करेंगे, सभी लेयर को हटा देंगे। ये जो बीच में लेयर है हमारी नाइट्रो मेम्ब्रेन जो थी, इसको हमने अलग से लिया और इसके अंदर जो डीएनए की फ्रेगमेंट थी उसको हमने स्टोर कर दिया लंबे टाइम के लिए। ये चीज़ ज़्यादातर कब यूज़ होती है बच्चों, जैसे मान लिया कि कोई क्रिमिनल कोई है और उसके डीएनए के सैंपल को हमें रखना है एक लंबे टाइम के लिए। तो अगर लंबे टाइम के लिए रखना है तो हम इस तरह से ट्रांसफ़र असेंबली बना के उसको स्टोर कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे मान लिया किसी क्राइम सीन पर हमें ब्लड का सैंपल मिला, तो हमारे ब्लड में सिर्फ WBC ही हैं
जिसके डीएनए से जिसके न्यूक्लियस से हम उसके डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। आरबीसी से नहीं हो सकता, प्लेटलेट से नहीं हो सकता। तो एक लंबे टाइम के लिए, क्योंकि बार बार हमें वो सैंपल नहीं मिलेगा, उसके लिए हम क्या है, ये असेंबली रेडी करते हैं। असेंबली में डीएनए के फ्रेगमेंट को स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगर हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो उसको आसानी से दोबारा से आइडेंटिफाई किया जा सके। तो इसके लिए बच्चों ये किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पीसीआर। अब पीसीआर देखते हैं है क्या। पीसीआर है बच्चों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अब नाम से हमें लग रहा है पॉलीमरेज, इसका मतलब क्या है, बहुत बार ये रिएक्शन हो रही होगी, एक पूरी लंबी चेन बन रही होगी। तो किसकी चेन बन रही होगी? बहुत बार क्या होता है कि जो हमें सैंपल मिला, हमने डीएनए को आइसोलेट करके और फ्रेगमेंट को रख लिया, बट वो फ्रेगमेंट को हमने रख लिया तो हम क्या चाहते हैं कि वैसे फ्रेगमेंट बहुत सारी हो जाएं, हमारे पास बहुत सारी फ्रेगमेंट हो जाएं तो हम उसको रख सकते हैं। तो उसके लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं बच्चों कि जो हमें डीएनए की फ्रेगमेंट मिली है, जो हमने सेपरेट करी है, उस फ्रेगमेंट की हम कॉपी बना के रख लेते हैं। तो उसके लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज़ होता है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? कैरी बी मोलिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया। 3 स्टेप हैं जिसमें ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। पहला स्टेप है इसका डिनैचुरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जो डीएनए की फ्रेगमेंट हमारे पास है उसका डिनैचुरेशन किया जाता है। अब डीएनए की फ्रेगमेंट जैसे ये है हमारे पास, ये है 3 to 5', ये है 5 to 3', इसके बीच में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसका डीनैचुरेशन करते हैं। डीनैचुरेशन के लिए यहाँ पे हाई टेम्परेचर का यूज़ होता है, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज़ हो सकता है, बट हम यहाँ पे हाई टेम्परेचर का यूज़ करते हैं। हाई टेम्परेचर कितना, 90 से लेकर के 94 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। अगर बिल्कुल एक्यूरेट हमें पूछे कोई तो हम बोल सकते हैं 92 डिग्री सेल्सियस। 92 डिग्री सेल्सियस जो है वो डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इतना टेम्परेचर करते हैं बच्चों, पर वो बहुत थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, वरना डीएनए जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो जब हमने यहाँ पे डिनैचुरेशन किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, तो ये क्या हो गए, दोनों के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, बीच के जो बॉन्ड थे वो टूट गए। ठीक है, इस तरह से। अब हम करेंगे दूसरा स्टेप यूज़। सेकंड स्टेप जो है हमारा वो है एनीलिंग। सेकंड स्टेप जो है वो है हमारा एनीलिंग। अब ये स्टेप जो है ये एक तरह का क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। ये है हाइब्रिडाइजेशन। अब इस स्टेप में हम करते क्या है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन है तो कुछ ऐड करना पड़ेगा क्योंकि कोई हाइब्रिड बनता होगा। एनीलिंग हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है ये एक तरह की। तो इसमें जो सेपरेशन हुआ था दोनों स्ट्रैंड का 3 to 5, 5 to 3, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, एक आरएनए प्राइमर का यूज़ करेंगे बच्चों, प्राइमर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये प्राइमर जो है ये एक स्मॉल सेगमेंट होती है हमारी प्राइमर जो है वो एक स्मॉल सेगमेंट है हमारी। ये क्या करेगी प्राइमर, ये क्या करेगी स्मॉल सेगमेंट एक पूरा स्ट्रैंड बनाएगी, और जो हम यहाँ पे स्मॉल फ्रेगमेंट यूज़ करते हैं वो होती है हमारी 5 to 3'। इसमें जो 3' वाला एंड है यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है,
जो आगे कई सारे न्यूक्लियोटाइड से बाइंड हो सकता है। तो ये 3 to 5 है, तो हमने यहाँ पर यूज़ किया इस प्राइमर का जो है 5 to 3, और यहाँ पर ये क्या है OH। इस डायरेक्शन में ये आगे की तरफ मूव करेगा और न्यू स्ट्रैंड को बनाएगा। इधर से हमने यहाँ से यूज़ किया बच्चों, इधर से ये 3 है तो ये हो जाएगा 5 to 3, ये OH यहाँ पे क्या है फ्री, तो ये इस डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करेगा और नए स्ट्रैंड को बनाएगा। तो ये एनिलिंग में है, ठीक है। तो ये स्टेप जो है यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि आगे फॉर्मेशन करने के लिए इसका न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ होंगे। जब पूरी तरह से ये यहाँ पर बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो उसके बाद हमारा होएगा थर्ड स्टेप यूज़। सॉरी एक मिनट, एनिलिंग प्रोसेस जो है, जो हमने पहले स्टेप में डीनेचुरेशन में टेम्परेचर जितना लिया था, तो यहाँ पर वो टेम्परेचर उतना नहीं रहेगा, यहाँ पर टेम्परेचर हो जाएगा कम, लो टेम्परेचर 50 से 60 के बीच में हो सकता है। एक्यूरेट अगर इसमें से भी हमसे कोई पूछ रहा है तो हम 56 बताते हैं, इतना टेम्परेचर। तो ये हमारा सेकंड स्टेप है, एनिलिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें हमने किसका यूज़ किया है, हमने प्राइमर का यूज़ किया है। प्राइमर जो है वो 5 to 3 फ्रेगमेंट ली जाती है, जो आगे चल के न्यूक्लियोटाइड्स को 3 के एंड पे बाइंड करती रहती है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है बेटा, इसमें एंजाइम्स का यूज़ भी होता है। तो यहाँ पर हम RNA न्यूक्लियोटाइड्स का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से इनका फॉर्मेशन हो जाए। थर्ड स्टेप जो है हमारा, थर्ड और लास्ट स्टेप, वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में सेपरेशन होता है। ये हमने ले रखे हैं अपने दोनों स्ट्रैंड हैं, 3 to 5 है, 5 to 3 है। यहाँ पर इस तरह से प्राइमर लिया था तो उसकी हेल्प से एक न्यू स्ट्रैंड यहाँ बन गया, यहाँ पर भी लिया था तो उसकी हेल्प से न्यू स्ट्रैंड यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ी बच्चों, यहाँ पर एंजाइम की ज़रूरत पड़ी पूरा स्ट्रैंड कंप्लीट करने के लिए। कौन सा एंजाइम, DNA पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, DNA पॉलीमरेज एंड DNA न्यूक्लियोटाइड्स की ज़रूरत पड़ी। अब जो DNA पॉलीमरेज की ज़रूरत पड़ी, नया स्ट्रैंड यहाँ पे बन गया। तो जो ये DNA पॉलीमरेज है बच्चों, अगर एक्सटेंशन में देखें तो टेम्परेचर यहाँ पे लगभग कितना होता है, 70 से 72 डिग्री सेल्सियस। अब हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 होता है और ये एंजाइम इतने टेम्परेचर पे काम करता है, तो हमारी बॉडी में जो ये एंजाइम है वो तो ये काम नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, किसी बैक्टीरियल सेल से एंजाइम को ले लेते हैं, और बैक्टीरियल सेल से लेते हैं तो नाम क्या है, थर्मस इक्यूटिकस, टैग बोलते हैं बच्चों इसको, टैग एंजाइम के नाम से इसको जाना जाता है। टैग का यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या है कि क्योंकि बैक्टीरियल सेल से लिया तो इतने टेम्परेचर पे भी वो आसानी से क्या करेगा, काम करेगा। हमारी बॉडी में ये एंजाइम जो है वो इतने टेम्परेचर पे काम नहीं करता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल से इसको निकाल लेते हैं, टैग को। तो इस एंजाइम का यूज़ किया बच्चों, और इसने क्या किया, कंप्लीट करवा दिया स्ट्रैंड को। तो इसको टैग एंजाइम या फिर टैग पॉलीमरेज भी बोलते हैं हम इसको, टैग पॉलीमरेज, क्योंकि पॉलीमरेज की तरह ही काम कर रहा है ना, ये फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये बन गया तो इसको यहाँ से सेपरेट करवा देंगे, ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट, तो 1 से 2 DNA बन गए। आगे फिर से इस पे भी वही प्रोसेस करेंगे, वही डीनेचुरेशन, वही एनिलिंग, वही एक्सटेंशन। अगेन इस पे भी वही डीनेचुरेशन करेंगे, एनिलिंग करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि जो हमारे पास एक DNA की फ्रेगमेंट थी, उसकी हम कितनी भी कॉपी बना सकते हैं, कितनी भी साइक्लिक प्रोसेस जो है वो लगातार करवा सकते हैं, करते रहेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ये फ्रेगमेंट्स जो हैं वो स्टोर हो जाएंगे।
तो इसलिए डीएनए जो है फ्रेगमेंट्स के नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए पीसीआर का यूज़ किया जाता है। तो आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ बच्चों। इससे आगे नए टॉपिक में मिलते हैं अगली वीडियो में, जो हमारा टॉपिक होगा कॉलोनिंग, कि किस तरह से हम जो ट्रांसफॉर्मेंट स्क्रीनिंग मेथड जो होते हैं, जो भी जीन हमने ट्रांसफ़र करनी है उनको हम कैसे ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।